सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मंझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात
बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का वितरण गुण। आइए पहले जानते हैं वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। एक बड़े सभागार का निर्माण किया जाना था। इसके लिए एक इंजीनियर ने सीटों का एक नमूना बनाया। नमूने के अनुसार सभागार में 4 प्रथम श्रेणी की पंक्तियां होंगी और 6 द्वितीय श्रेणी की पंक्तियां होंगी। यदि प्रत्येक पंक्ति में कुल 10 सीटें होंगी तो सभागार में कुल कितनी सीटें हैं, यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह हम 2 प्रकार से पता कर सकते हैं। स्थिति 1, सभागार की कुल सीटें पता करने का एक तरीका यह है कि हम प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कुल सीटों का योग करें। यहाँ प्रथम श्रेणी की सीटें बराबर प्रत्येक पंक्ति की सीटें गुना पंक्तियों की संख्या बराबर 10 गुणा 4। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी की सीटें बराबर प्रत्येक पंक्ति की सीटें गुना पंक्तियों की संख्या बराबर 10 गुणा 6। इसलिए सभागार की कुल सीटें बराबर प्रथम श्रेणी की सीटें धन दूसरी श्रेणी की सीटें बराबर 10 गुणा 4 धन 10 गुणा 6 बराबर 40 धन 60 यानी के 100 सीटें हैं। स्थिति 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों श्रेणियों की प्रत्येक पंक्ति में बराबर सीटें हैं जो है 10। यहाँ दोनों श्रेणियों की कुल पंक्तियाँ 4 धन 6 है। इसलिए सभागार की कुल सीटें बराबर 10 गुणा 4 धन 6 से पता की जा सकती है। इसे हल करने पर जवाब 10 गुना 10 बराबर 100 सीटें आएगा। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 गुना 4 धन 6 और 10 गुना 4 धन 10 गुना 6 बराबर है। हम कहते हैं कि गुणन को योग पर वितरित किया गया है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखी संख्याओं का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। क्या हम पूर्णांकों के गुणन को योग पर वितरित कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है 5 गुणा ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर 5 गुणा ऋण 4 धन 5 गुणा ऋण 3 है या नहीं। अगर हम बाएं पक्ष यानी LHS को हल करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 35। इसी प्रकार अगर हम दाएं पक्ष यानी RHS का मान प्राप्त करें तो हमें यह भी ऋण 35 ही प्राप्त होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पूर्णांकों के गुणन को योग पर वितरित किया जा सकता है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 पूर्णांकों A, B, C के लिए A गुणा B धन C बराबर A गुणा B धन A गुणा C है। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखे पूर्णांकों का योग कर सकते हैं
और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। पूर्णांकों के गुणन का व्यवकलन पर भी वितरण किया जा सकता है। जैसे हम 5 गुणा 3 ऋण 6 बराबर 5 गुणा 3 ऋण 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। यह बाएं पक्ष का मान 5 गुणा 3 ऋण 6 बराबर 5 गुणा ऋण 3 यानी कि ऋण 15 है। इसी प्रकार दाएं पक्ष का मान 5 गुणा 3 ऋण 5 गुणा 6 बराबर 15 ऋण 30 यानी कि ऋण 15 है। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए किन्हीं भी 3 पूर्णांकों a, b, c के लिए a गुणा b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c है। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखे पूर्णांकों का व्यवकलन कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का व्यवकलन कर सकते हैं। दिए सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। क्या ऋण 4 गुणा ऋण 12 ऋण 15 ऋण 4 गुणा ऋण 12 ऋण 4 गुणा ऋण 15 के बराबर है? तो आज हमने सीखा पूर्णांकों का वितरण गुण। विपुल ने एक परीक्षा दी। परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को 5 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 3 अंक दिए जाएंगे। अगर विपुल ने 45 सही जवाब दिए और बचे 45 सवालों के गलत जवाब दिए तो उसे कितने अंक मिलने चाहिए? इसे हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम सही जवाबों के कुल अंक प्राप्त करेंगे, इसी प्रकार गलत जवाबों के कुल अंक प्राप्त करेंगे और फिर इनका योग करेंगे। तो विपुल को प्राप्त कुल अंक बराबर 45 गुणा 5 धन 45 गुणा ऋण 3 बराबर 225 धन ऋण 135 बराबर 90। लेकिन इसे योग पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से आसानी से हल किया जा सकता है। चूँकि यहाँ सही जवाब और गलत जवाबों की संख्या बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल को प्राप्त कुल अंक बराबर 45 गुणा 5 धन ऋण 3 बराबर 45 गुणा 2 बराबर 90। जैसा कि आप देख सकते हैं, वितरण गुण के उपयोग से हम ऐसी स्थितियों में परिणाम आसानी से पता कर सकते हैं। अगला उदाहरण, आज के दिन मंगेश ने 156 किलोग्राम चीनी और 156 किलोग्राम नमक बेचा है। यदि चीनी के प्रत्येक किलोग्राम पर उसे 4 रुपए का लाभ हुआ है और नमक के प्रत्येक किलोग्राम पर 1 रुपए की हानि, तो पता कीजिए आज के दिन उसे कितनी कमाई हुई है। लाभ को धनात्मक पूर्णांक से और हानि को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित कर इस सवाल को हल कीजिए। 1 किलोग्राम चीनी पर मंगेश को 4 रुपए का लाभ होता है, जिसे हम धन 4 से दर्शाते हैं। इस तरह से 156 किलोग्राम चीनी पर मंगेश को 156 गुणा 4 रुपए का लाभ होगा। इसी प्रकार 1 किलोग्राम नमक बेचने पर उसे 1 रुपए की हानि हुई है, जिसे हम ऋण 1 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 156 किलोग्राम नमक बेचने पर उसे 156 गुणा ऋण 1 रुपए की हानि होगी। इस तरह से मंगेश की कमाई बराबर 156 किलोग्राम चीनी पर प्राप्त लाभ धन 156 किलोग्राम नमक पर प्राप्त हानि यानी कि 156 गुणा 4 धन 156 गुणा ऋण 1 बराबर 624 धन ऋण 156 बराबर 468 रुपए। यहाँ धनात्मक 468 से पता चलता है कि मंगेश को 468 रुपए का लाभ हुआ है। वितरण गुण के प्रयोग से इसे और आसान बनाया जा सकता है। 156 को कोष्ठक के बाहर ले तो कोष्ठक में 4 धन ऋण 1 लिख सकते हैं। यह 4 और ऋण 1 का योग है 3 और 156 गुणा 3 बराबर 468। इसलिए मंगेश की कमाई 468 रुपए होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वितरण गुण के सही प्रयोग से गुणन को आसान बनाया जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखे पूर्णांकों के वितरण गुण के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 3 गुणा 4 धन ऋण 5 का सही वितरण दर्शाता है?
कई बार योग पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का प्रयोग गलत प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन इसे दूसरी संख्या से गुणा करना नजरअंदाज करते हैं या जरूरी नहीं समझते। इससे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चे हड़बड़ी में कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या से गुणा करते हैं और फिर जल्दबाजी में कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ बच्चे योग पर गुणन का वितरण करने के स्थान पर ऑप्शन 3 की तरह गुणन का योग पर वितरण करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। वितरण गुण की सही समझ यह है कि पहले कोष्ठकों में लिखी संख्याओं का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन 4 सही जवाब है। अब आइए देखें पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे वितरण गुण का प्रयोग गुणन को आसान बनाने के लिए नहीं करते। जैसे अगर 19 गुणा 5 करना हो तो बच्चे इसे हल करने के लिए 19 को 5 से गुणा करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वितरण गुण के उपयोग से गुणन को आसान बनाया जा सकता है। कई बार वितरण गुण के उपयोग से गुणन को बिना कागज पर लिखे मस्तिष्क में ही हल किया जा सकता है। जैसे 19 को 20-1 लिखकर यहाँ हम व्यवकलन पर गुणन का वितरण कर सकते हैं और आसानी से परिणाम पता कर सकते हैं 95। इसी प्रकार अगर हमें 16 गुणा ऋण 4 धन 16 गुणा ऋण 6 का परिणाम ज्ञात करना हो तो इसे हम 16 गुणा ऋण 4 धन ऋण 6 के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही हम 16 गुणा ऋण 10 लिख सकते हैं, जिसका परिणाम है ऋण 160। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कठिन लगने वाला उदाहरण वितरण गुण के उपयोग से कितना आसान बन गया। व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ बच्चे संख्याओं के चिन्हों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे अगर बच्चों को कहा जाए कि ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 बराबर ऋण 3 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 9 बराबर ऋण 21 ऋण 27 बराबर ऋण 48। जबकि सही हल इस प्रकार है। ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 बराबर ऋण 3 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 9 बराबर ऋण 21 ऋण 27 बराबर ऋण 21 धन 27 बराबर 6। वितरण गुण का प्रयोग करते समय संख्याओं के चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हमने देखी पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का SSS प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इन त्रिभुजों को देखिए, एक के ऊपर एक रखने के बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ज्यामिति में दो त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच के लिए कुछ प्रतिबंधों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आज हम
SSS प्रतिबंध को समझेंगे। चलिए इसे मजेदार तरीके से समझे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है का सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण करना है। क्या हम सिर्फ एक संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड समान रखकर त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सिर्फ एक भुजा AB को PQ के बराबर रखकर हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। चूँकि यहाँ हमें एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज PQR प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC से सर्वांगसम है या नहीं। इसलिए सिर्फ एक संगत भुजा समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि हम दो संगत भुजाएं समान रखें तो क्या हम त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर भुजा AB को PQ के बराबर रखें और भुजा BC को QR के बराबर रखें तो हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। यानी अब भी एक अद्वितीय त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए अब भी यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है या नहीं। इसलिए दो संगत भुजाएं समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब चलिए देखते हैं, जब हम तीनों संगत भुजाओं को बराबर रखते हैं तो हमें त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR प्राप्त होगा या नहीं। त्रिभुज PQR बनाने के लिए यहाँ हम PQ बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर AC बराबर 7 सेंटीमीटर लेंगे। सबसे पहले हम PQ बना लेंगे जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बिंदु R का स्थान ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि PR बराबर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और QR बराबर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बताइए हम R का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। R का स्थान ज्ञात करने के लिए प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और नुकीला सिरा Q पर रखकर चाप खींचेंगे। इस चाप का प्रत्येक बिंदु Q से 4 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाता है। फिर हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर नुकीला सिरा P पर रखेंगे और पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त बिंदु R होगा जो Q से 4 सेंटीमीटर पर और P से 7 सेंटीमीटर पर है। अब अगर हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR पर रखेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिसका अर्थ यह है कि दोनों त्रिभुजों का आकार एवं माप बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि एक सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। अब यहाँ दो त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO दर्शाए गए हैं। तो क्या अब आप त्रिभुजों के दिए युग्म सर्वांगसम है अथवा नहीं यह ज्ञात कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO में DE बराबर MN, EF बराबर NO और DF बराबर MO है।
यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है। इसलिए SSS प्रतिबंध के अनुसार त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब अगर हम त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL की बात करें तो यहाँ GH बराबर JK है और HI बराबर KL है, लेकिन तीसरी संगत भुजा GI और JL बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ SSS प्रतिबंध का पालन नहीं होता। इसलिए त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL सर्वांग सम नहीं है। अब आपकी SSS प्रतिबंध की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SSS प्रतिबंध। दर्शाई गई आकृति में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। क्या त्रिभुज PQR त्रिभुज SRQ से सर्वांग सम है? कारण दीजिए। हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में भुजा QR उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। आपको याद होगा कि यदि एक सुमेलन यानी मैचिंग के अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में हम SSS प्रतिबंध कहते हैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों में सुमेलन इस प्रकार है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का कौन सा युग्म SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है? SSS प्रतिबंध के अंतर्गत यदि दो त्रिभुजों में सभी भुजाएं बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों के पहले युग्म यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में AB बराबर QR बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर RP बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर QP बराबर 7 सेंटीमीटर है। चूंकि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज QRP की संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP से सर्वांग सम है। अब दूसरे युग्म में यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज JKL की बात करते हैं। यहाँ EF बराबर KL बराबर 7 सेंटीमीटर है, DF बराबर JL बराबर 6 सेंटीमीटर है, लेकिन DE बराबर 4 सेंटीमीटर और JK बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि DE और JK बराबर नहीं है। चूंकि यहाँ त्रिभुज DEF की एक भुजा त्रिभुज JKL की संगत भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज DEF त्रिभुज JKL से सर्वांग सम नहीं है। यानी कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का पहला युग्म यानी पेयर यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। अगला उदाहरण, अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है तो त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है, इसलिए हम निम्न प्रकार के सुमेलन यानी मैचिंग दर्शा सकते हैं। इसे ही हम ABC सुमेलन है DCB से लिख सकते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तब उनके संगत भाग यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर DC और AB की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है, इसलिए DC की लंबाई भी 2.1 सेंटीमीटर होगी और AC बराबर DB और AC की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर है, इसलिए DB की लंबाई भी 3.7 सेंटीमीटर होगी। इसी के साथ हमें BC की लंबाई पहले से दी है जो है 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने
त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति के त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है? कुछ बच्चों की SSS सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस की समझ नहीं बन पाती। वे सोचते हैं कि SSS सर्वांग समता सिर्फ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही सत्य होती है। वे पहली आकृति में देखते हैं कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और दूसरी आकृति में समबाहु त्रिभुज नहीं है, इसलिए वे सोचते हैं कि सिर्फ आकृति 1 में दिए त्रिभुज ही सर्वांग सम है। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। पहली आकृति में दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसलिए पहली आकृति में दिए त्रिभुज सर्वांग सम है। दूसरी आकृति की बात करें तो इसमें OM बराबर PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, MN बराबर QR बराबर 2 सेंटीमीटर है, NO बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज OMN और त्रिभुज PQR की तीनों संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर है, इसलिए आकृति 2 में दर्शाए गए दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। त्रिभुज OMN त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है। इस समझ के साथ सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 2 ज्ञात कीजिए, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ सर्वांग सम है या नहीं? कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिए त्रिभुजों की स्थितियां अलग अलग है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां बराबर है। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिए त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तब SSS प्रतिबंध के अंतर्गत वे सर्वांग सम होते हैं। यहाँ त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में PQ बराबर XY है, QR बराबर YZ है और RP बराबर ZX है। दोनों की संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अब चलिए एक गलती को समझें। जब बच्चे यह जानने लगते हैं कि दो त्रिभुज भुजा 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 प्रतिबंध के साथ सर्वांग सम हो सकते हैं, तब वे यह भी सोचने लगते हैं कि दो त्रिभुज कोण 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 यानी एंगल 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 इस प्रतिबंध के साथ भी सर्वांग सम होते हैं। इस मिथ्या धारणा को वे AAA प्रतिबंध के नाम से याद रखते हैं। चलिए जानते हैं कि उनकी समझ सही है या गलत। आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करें। हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचेंगे। फिर प्रकार में रेखाखंड BC के बराबर लंबाई लेकर B से एक चाप यानी आर्क खींचेंगे। प्रकार में ली गई लंबाई समान रखकर हम C से पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु A को B और C से जोड़ने पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। चांदे से अगर हम इसके कोणों की माप ले
तो हमें सभी कोण 60 डिग्री प्राप्त होंगे। क्या हम एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो? सोचिए सोचिए। अगर हम ऊपर दी गई विधि से त्रिभुज PQR बनाएं तो हमें एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। अगर हम इस त्रिभुज के कोणों की माप लेंगे तो इस स्थिति में भी हमें सभी कोण 60 डिग्री माप के प्राप्त होंगे। हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों के सभी कोण 60 डिग्री है। तो क्या वे सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। नहीं, क्योंकि इनके संगत भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं है, इसलिए सिर्फ कोणों के आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं यह बताया नहीं जा सकता। इसलिए AAA प्रतिबंध से त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच नहीं की जा सकती। इसी तरह आप त्रिभुजों के इन युग्मों को देखकर भी यह ज्ञात कर पाएंगे कि इनके संगत कोण बराबर है, लेकिन वे सर्वांग सम नहीं है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक साधारण गलती। दशमलव का वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं विशाल क्या कर रहा है। विशाल की गेंद छत पर चली गई है, जिसे वापस लाने के लिए उसने दीवार से एक सीढ़ी इस प्रकार लगा दी है। छत की ऊंचाई 5.5 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई 7.3 मीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि विशाल ने सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पर लगाया है? यदि हम आकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए इसे त्रिभुज ABC नाम देते हैं। यहाँ AB छत की ऊंचाई है, कोण B एक समकोण है और AC सीढ़ी की लंबाई है। हमें यहाँ BC की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि इस त्रिभुज का आधार है। मान लीजिए इसका मान x है। हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ABC के लिए हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी का मान रखने पर हमें मिलेगा x घात 2 बराबर 23.04। लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें संख्या 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। हम यह भागफल विधि से करेंगे। यह भाज्य है, यहाँ हम भाजक को लिखेंगे और यहाँ भागफल को लिखा जाएगा। इस विधि द्वारा प्राप्त भागफल ही इस संख्या का वर्गमूल होगा। सबसे पहले हम संख्या 23.04 पर बार लगाएंगे। यहाँ पर दो भाग हैं। एक भाग में पूर्ण संख्या है और दूसरे में दशमलव संख्या है। इन दोनों भागों में हम बार अलग अलग तरीके से लगाते हैं। पूर्ण संख्या में हम इकाई स्थान से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाते हैं। यहाँ 23 पर एक ही बार लगेगा। दशमलव संख्या में बार लगाने के लिए हम दशमलव से शुरू करते हैं और दाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम है तो हम अंत में अकेले बचे अंक के आगे शून्य लिखकर उसका युग्म बना देते हैं। ध्यान दीजिए कि दशमलव संख्या के अंतिम शून्येतर अंक के बाद शून्य जोड़ने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है।
यहाँ बार लगाने के बाद अगले चरण में वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा हो, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग 23 के बराबर या उससे छोटा हो। 4 का वर्ग 16 होता है जो 23 से छोटा होता है और 5 का वर्ग 25 होता है जो 23 से बड़ा होता है। इसलिए हम संख्या 4 को चुनेंगे। प्राप्त संख्या 4 हमारा भाजक डिवाइजर है और साथ ही इस संख्या के वर्गमूल का पहला अंक भी, जिसे हम भागफल में लिखेंगे। सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या 23 को भाज्य मानते हुए और 16 को उसके नीचे लिखते हुए शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। यहाँ प्राप्त शेषफल 7 है। हमारी मूल संख्या में सारी पूर्ण संख्याएं समाप्त हो गई हैं और दशमलव संख्याएं बची हुई हैं। अतः हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। फिर अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखेंगे। वो संख्या यहाँ पर 04 है और इस तरह हमारी अगली भाज्य संख्या 704 है। अब नए भाजक के लिए पहले भाजक में इकाई वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए यहाँ लिखेंगे। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए वह सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाएंगे जो कि भागफल में दशमलव के बाद का पहला अंक होगा और जब नए भाजक का उसी नए अंक से गुणन हो तो प्राप्त गुणनफल भाज्य से छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा नया अंक 8 होगा। 8 को भागफल में दशमलव के बाद लिखा जाएगा। इसके बाद 704 को नए भाज्य संख्या के नीचे लिखेंगे और उन्हें घटा देंगे। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और मूल संख्या में कोई भी अंक शेष नहीं बचा। इसलिए संख्या 23.04 का वर्गमूल 4.8 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना होगा जब तक मूल संख्या के सभी अंकों का भाग नहीं कर दिया जाता है। अगर अंत में शेषफल 0 आ जाता है तो भागफल इस दी गई संख्या के वर्गमूल के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के लिए शेषफल 0 नहीं आता है तो इस संख्या के अंत में शून्यों के एक और युग्म जोड़कर इस प्रक्रिया को करते रहना होगा या फिर इस संख्या के वर्गमूल का अनुमान लगाना होगा। इससे हमें x का मान 4.8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि विशाल ने छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को दीवार से 4.8 मीटर की दूरी पर लगाया है। तो इस वीडियो में हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। दशमलव के वर्गमूल उदाहरण, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। एक दशमलव संख्या का वर्ग 210.25 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। मान लीजिए संख्या y का वर्ग बराबर 210.25 है, यानी हमें y का मान ज्ञात करने के लिए संख्या 210.25 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। इसे हम भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या के आसपास इस प्रकार रेखाएं खींचते हैं। फिर संख्या के ऊपर बार लगाएंगे। यहाँ पर 2 भाग हैं। एक भाग में पूर्ण संख्या है और दूसरे में दशमलव संख्या है। पूर्ण संख्या में हम इकाई स्थान से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाते हैं। यहाँ 3 अंक हैं, इसलिए इस पर 2 बार लगेंगे। दशमलव संख्या में बार लगाने के लिए हम दशमलव से शुरू करते हैं और दाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 ही बार लगेगा। अब वर्गमूल के पहले अंक के लिए हम वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या यानी 2 के बराबर या छोटा हो।
क्योंकि 1 का वर्ग 1 है जो 2 से छोटा है, इसलिए वह संख्या 1 होगी। यह भागफल का पहला अंक होगा। 1 को भाजक और सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या को भाज्य मानते हुए इससे संख्या 1 के वर्ग को घटाएंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ प्राप्त शेषफल भी 1 है। अब अगले बार के नीचे की संख्या को शेषफल के साथ लिखेंगे। इससे नया भाज्य होगा 110। अब नए भाजक के लिए हम 1 को 2 से गुना करेंगे। प्राप्त संख्या के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए नए भाजक के रूप में लिखेंगे। अब हम रिक्त स्थान के लिए वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे। मान लीजिए a, ताकि 2a को जब a से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल नए भाज्य से छोटा या उसके बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर हमारा नया अंक 4 होगा, यह भागफल का दूसरा अंक भी होगा। अब हम शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ शेषफल 14 प्राप्त हो रहा है। अब मूल संख्या की सारी पूर्ण संख्याएं समाप्त हो गई हैं और दशमलव संख्याएं बची हुई हैं। अतः हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। इसके बाद अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखेंगे। यह हमारी नई भाज्य संख्या है। इसके बाद पुराने भाजक की इकाई की संख्या को 2 से गुना करेंगे। प्राप्त संख्या 28 को नए भाजक के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए लिखेंगे। हमें रिक्त स्थान को भरने के लिए वह सबसे बड़े अंक का अनुमान लगाना है, जिसे जब नए भाजक से गुना किया जाए तो गुणनफल नए भाज्य 1425 के बराबर या उससे छोटा आए। यह अंक भागफल में दशमलव के बाद का नया अंक होगा। यहाँ वह अंक 5 होगा। इस तरह हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा और हमें संख्या का वर्गमूल 14.5 प्राप्त होगा। अतः y बराबर 14.5 है, यानी कि वह संख्या 14.5 है। अब इस त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20.48 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई बराबर x दी गई है। x का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज का आधार x है और इसकी ऊंचाई भी यहाँ हमें x दी गई है। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना x की घात 2। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 20.48 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा x का वर्ग बराबर 40.96। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए 40.96 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आप यहाँ वीडियो को रोककर इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हमें संख्या 40.96 का वर्गमूल यानी x का मान 6.4 प्राप्त होगा। अतः त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। इस वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। दशमलव के वर्गमूल से संबंधित मिथ्या धारणा, मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित एक मिथ्या धारणा देखेंगे। 4 दोस्त संख्या 0.0144 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। उनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से किसका उत्तर सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है। अमित ने 0.0144 का वर्गमूल ज्ञात करते समय 144 का वर्गमूल 12 लिखा
और इसके आगे इस प्रकार से 0.0 जोड़ दिया। यह एक गलत समझ है। विशाल ने इस संख्या का वर्गमूल भागफल विधि से इस प्रकार निकाला। यहाँ इस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के बराबर आ रहा है। इसका मतलब विशाल का उत्तर गलत है। राहुल और विकास दोनों का जवाब एक है, लेकिन इनकी समझ अलग है। अब राहुल के उत्तर को देखते हैं। उसने सोचा कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने 0 को हटा दिया है। इससे उसे संख्या 0.144 प्राप्त हुई। संख्या 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसलिए राहुल ने इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय 144 का वर्गमूल 12 लिखा और फिर 12 के पहले एक दशमलव लगा दिया, जिससे उसे उत्तर के रूप में 0.12 प्राप्त हुआ। यह उत्तर तो सही है, लेकिन हल करने की विधि गलत है। अब देखते हैं कि विकास ने किस प्रकार से यह प्रश्न हल किया है। इस संख्या में केवल दशमलव भाग ही है, तो सबसे पहले उसने दशमलव के दाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाया। फिर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या के बराबर या छोटा हो। यहाँ वह संख्या 1 है। इसके बाद प्राप्त संख्या को भाजक मानते हुए और सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या को भाज्य मानते हुए शेषफल ज्ञात किया। यहाँ प्राप्त शेषफल 0 है, क्योंकि पहली भाज्य संख्या 1 दशमलव भाग में थी। इसलिए हम भागफल में पहले दशमलव लगाएंगे और फिर उसके बाद पहला अंक 1 होगा। इस प्रकार हल करते हुए इस संख्या का वर्गमूल 0.12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार विकास का उत्तर सही है। इस संख्या का वर्गमूल हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमने दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करके उसका वर्गमूल ज्ञात किया। अब आप इन संख्याओं के वर्गमूलों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सहायक संकेत भी दिए गए हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से संबंधित एक मिथ्या धारणा देखी। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।